हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। रिवीजन सीरीज में आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आय एवं रोजगार का निर्धारण। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वैसे तो चैप्टर बड़ा लंबा है, हम कहें कि अगर हम एक ही क्लास में कुछ करें तो 2 से 3 घंटा लग सकता है चैप्टर के हर एक टॉपिक को कवर करने में। लेकिन इस चैप्टर की कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप अपने एग्जामिनेशन की परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देखिए इधर मेरे लेफ्ट हैंड में वो टॉपिक्स के बारे में मैंने लिख दिया है। कौन कौन सा टॉपिक है? प्रभावी मांग। प्रभावी मांग का निर्धारण कैसे होता है, प्रभावी मांग किसे कहते हैं, या फिर संतुलित आय या रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ये जो टॉपिक है वो कीन्स के एडी और एएस की अवधारणा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, और पूर्ण रोजगार से रिलेटेड 2 पॉइंट अब और पढ़ना है, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी, क्योंकि इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट है एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस। यूं शॉर्ट में कहें आपको पढ़ना है उपभोग प्रवृत्ति के बारे में और बचत प्रवृत्ति के बारे में। नेक्स्ट है निवेश गुणांक, जिसके बारे में जानते हैं। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है तो। और लास्ट है न्यून मांग तथा अधिमांग की समस्या तथा इसको दूर करने के उपाय। तो इन 5 टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले पॉइंट टू पॉइंट, और लास्ट तक समझते रहिएगा क्योंकि लास्ट में जाके मैं उन क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। उसका लैंग्वेज क्या रहता है एग्जाम में पूछे जाने का। ठीक है, तो हम शुरुआत करके कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे प्रभावी मांग की समस्या से, या इसको कहेंगे प्रभावी मांग की अवधारणा। प्रभावी मांग को इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, दैट इज इफेक्टिव डिमांड। और ये अवधारणा है किसकी अवधारणा है? कीन्स की। कीन्स कौन है? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, जिन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लिखा था। क्योंकि नोट करके रखिएगा, 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एमसीक्यूज। और ये बुक कब लिखी गई थी? बुक लिखी गई थी 1936 में, आफ्टर 2019 के जो आर्थिक मंदी थी, विश्व की आर्थिक मंदी थी, उस मंदी को दूर करने के लिए इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। 1936 में प्रकाशित थी वो बुक, और बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। बस ध्यान में रखिएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है? आगे बढ़ना है कि प्रभावी मांग की अवधारणा। कीन्स ने प्रभावी मांग की अवधारणा को बताया था, और इस अवधारणा के अंतर्गत उन्होंने बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, कोई भी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के एक ऐसा स्तर, जिस अर्थव्यवस्था का एक ऐसा स्तर जहां पर अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग तथा अर्थव्यवस्था की सामूहिक पूर्ति, सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, वो स्तर प्रभावी मांग का होता है। और ध्यान में रखिएगा, अर्थव्यवस्था में जब भी उस अर्थव्यवस्था का सामूहिक मांग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एग्रीगेट डिमांड, दैट इज एडी, और सामूहिक पूर्ति को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एएस। जिस बिंदु पर एडी और एएस बराबर हो जाता है उसी बिंदु को हम प्रभावी मांग का स्तर करते हैं। और जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं उस वहां पर हम जो है रोजगार का या आय का निर्धारण बिंदु भी मानते हैं, उसका संतुलित रोजगार स्तर मान लेते हैं। अब प्रभावी मांग के अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक है सामूहिक मांग, दूसरा है सामूहिक पूर्ति। क्योंकि अलग से भी पूछा जाता है सामूहिक मांग की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। ये सामूहिक मांग की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, सचित्र अवधारणा वर्णन कीजिए। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। सामूहिक मांग क्या होता है? सामूहिक का मांग का मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में रहने वाले नागरिकों के द्वारा, जितने भी नागरिक रहते हैं, नागरिकों द्वारा जो भी वस्तु एवं सेवाओं की मांग की जाती है या सेवाओं पर व्यय किया जाता है, उनका जो है कुल योग जो होता है, सेवाओं पर किया गया व्यय या सेवाओं की मांग का कुल योग जो होता है उसे सामूहिक मांग कहते हैं। आप यूं समझे कि कोई भी देश है, किसी देश में जितने भी नागरिक रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो सभी लोग मिलके जितने भी चीजों की मांग करते हैं, वस्तु और सेवाओं की, उनका कुल योग जो है सामूहिक मांग होता है। अब बात होती है जो मांग होता है वो उनका क्या होता है, क्योंकि हम जो खर्च
खरीदेंगे, मांग करेंगे, क्यों? उसमें हम खर्च करने वाले व्यय। तो सामूहिक मांग को हम क्या बोलेंगे? कुल व्यय भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो व्यय होता है ना, जो खर्च होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपेंडिचर। ये दो तरीके से होता है, यानी कि जो मांग होता है, सामूहिक मांग, दो इंपॉर्टेंट बातों पर डिपेंड करता है। किस पर? एक होता है आपका उपभोग व्यय और एक होता है निवेश व्यय। उपभोग व्यय और निवेश व्यय। उपभोग व्यय को बोलते हैं सी और निवेश व्यय को बोलते हैं आई। तो सिंपल सी बात है कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है एडी इक्वल टू ऑलवेज सम टोटल ऑफ सी एफ एंड आई, यानी कि सामूहिक मांग किसी भी अर्थव्यवस्था के निवेश व्यय और उपभोग व्यय के बराबर होता है। इसीलिए जो सामूहिक मांग का जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से बनता है, क्योंकि निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था में हम एक क्या होता है, स्वायत्त निवेश जो होता है कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो निवेश का ग्राफ कुछ ऐसा बनाया जाता है, कांस्टेंट टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, कांस्टेंट टू एक्स एक्सिस। और जो आपका क्या होता है, और जहां पर आपका जो व्यय होता है वो कुछ इस तरह से होता है, निवेश जहां से शुरू होता है वहीं से व्यय भी होता है, और इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है आपका सामूहिक मान, यानी कि एडी इक्वल टू सी प्लस आई। ये जो है सामूहिक मान का ग्राफ होता है, क्योंकि ग्राफ के बारे में पूछा जाता है। डिटेल से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, चैप्टर का लिंक दे रखा है, हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। तो सामूहिक मांग समझ में आ गया। सामूहिक मांग को समझने के बाद दूसरा पॉइंट आता है सामूहिक पूर्ति। अब सामूहिक पूर्ति क्या है? सामूहिक पूर्ति का मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में के जितने भी उत्पादक होते हैं, अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक होता है वो सभी उत्पादक मिलके जितने भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, उनका कुल योग जो होता है क्या होता है? सामूहिक पूर्ति, यानी कि एएस होता है। लेकिन एक चीज ना, अपने जीडीपी में क्या पढ़ा था कि किसी भी देश में की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम सेवाओं एवं वस्तुओं के योग को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं या आय बोलते हैं। यानी कि ये जो सामूहिक पूर्ति है उस देश की किसके बराबर होता है? आय के बराबर, की वाई के होता है। और इसका मतलब साफ है कि एएस इक्वल टू ऑलवेज वाई, हमेशा इसके किसके बराबर होगा? वाई के बराबर होगा, ठीक है ना। और जो सामूहिक पूर्ति होता है यहाँ पर भी, क्योंकि पूर्ति हम जो खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, वही उत्पादक कमाते हैं, उत्पादों के लिए इनकम होगी। तो यहाँ पर जो सामूहिक पूर्ति के जो घटक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सी, दूसरा होता है एस। सी का मतलब होता है उपभोग, जो हमने पहले पढ़ा था, बट एस का मतलब होता है क्या? बचत, क्योंकि आय का कुछ भाग जो हम व्यय करते हैं उसके बाद जो बचता है ना उसको हम बचत बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है अब इसके बारे में, सामूहिक पूर्ति के ग्राफ के बारे में। सामूहिक पूर्ति का ग्राफ क्या होता है? तो सामूहिक पूर्ति का ग्राफ की बात करते हैं, इसका ग्राफ बिल्कुल सिंपल होता है, कांस्टेंट टू 45 डिग्री के एंगल पे बनता है ये एएस, क्योंकि एएस यानी कि सामूहिक पूर्ति उस राष्ट्र के आय यानी कि वाई के किसके बराबर होता है? बराबर होता है। इसलिए पर नीचे से ऊपर सीधे चढ़ता हुआ एक लाइन खींचा जाता है सामूहिक पूर्ति का। समझ में आ गया? अब सामूहिक पूर्ति के बाद मेन बात है कि आय एवं रोजगार का निर्धारण आखिर होता कैसे है। मैंने अभी बताया जिस बिंदु पर एडी और एएस बराबर होता है उस बिंदु पर जो है संतुलित रोजगार स्तर का या फिर प्रभावी मांग की अवधारणा बोलते हैं। कैसे? एक टेबल के साथ समझिए, मान लो ये इनकम है, वाई है, मतलब इनकम किसी भी राष्ट्र का जो बढ़ रहा है हमारे कहां से? 100 से, जीरो से, क्योंकि इनकम जीरो से शुरू होता है। 0, 100, 200, 300, 400, 500, और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड। एक चीज ध्यान रखना, जब हमारे पास कोई भी इनकम नहीं होती है तब भी हम कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। तो जीरो इनकम लेवल पर जब y इक्वल टू 0 और कंजप्शन जो भी होता है उस कंजप्शन को हम क्या बोलते हैं? स्वायत्त उपभोग, यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। तो ये शुरू होता है हमारा 100, 150, 200, 250, 300, 350, ठीक है।
अब जो हमारा एएस होता है वो वाई के बराबर होता है कि 0, 100, 200, 300, 400 और ये हो गया 500। अब एक चीज ध्यान में दीजिए कि एक ऐसा स्तर अर्थव्यवस्था का जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो जाए, यानी कि जब इनकम हमारी 200 है तो हमारा सामूहिक पूर्ति और सामूहिक दोनों बराबर होता है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्रभावी मांग का स्तर। और यहीं पर जो है संतुलन रोजगार का निर्धारण होता है। कैसे, ये भी समझ लीजिए ग्राफ के थ्रू। ग्राफ का समझना जरूरी है कि एग्जाम में जब भी आप लिखेंगे ग्राफ जरूर बनाएंगे, ठीक है। चाहे प्रभावी मांग हो, चाहे पूर्ण रोजगार स्तर हो, सॉरी रोजगार का संतुलन स्तर का निर्धारण हो, एक ही ग्राफ है, ये चार्ट होगा और उसका ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम शो करेंगे किसको, इनकम को। इनकम शो हो रहा है 100 के डिफरेंस में, ये हो गया 100, 200, 300, 400 एंड 500, दिस वन 600। ये हो गया हमारा क्या, आई वाई, ठीक है। और यहाँ पर हम शो करेंगे किसको, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति को। ये भी हमारा 100, 200 स्केल से बनाएंगे, तो ये जो डिफरेंस होता है ना वो बेटा ध्यान में रखिएगा, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि सबके बीच में एक समान। अब एक बार में एक चीज बनाते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं एग्रीगेट डिमांड, दैट इज 100 से शुरू, 0 पर 100, 0 पर जब इनकम 0 है तो ये हो गया 100 यहां से, फिर है 100 पर 150, 200, ये बनता चले जाएगा, फिर है लास्ट में 500 पर 350, ये हो गया 350 और इनकम हो गया 500। सारे पॉइंट को आपस में मिला देंगे, कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया हमारा एडी। अब बना ये एएस, दैट मींस एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई 0 से शुरू होता है पहला पॉइंट, और लास्ट पॉइंट बनाइए, पहला पॉइंट बना लेते हैं और लास्ट वाला पॉइंट बना लेते हैं। 500 पर 500, ये हो गया 500 इसका और ये हो गया 500 इसका, दोनों पॉइंट को आपस में इस तरह से मिला दीजिए। एक ऐसा पॉइंट, थोड़ा टेढ़ा बनाए बेटा, ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्राफ हमने सही से नहीं लिया था। एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों आपस में मिलेंगे, ये वाला पॉइंट देखिए ई, यानी कि 200, ये हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, पूर्ण रोजगार स्तर, यानी कि ये हो गया हमारा संतुलित आय या फिर प्रभावी मांग, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि जिस बिंदु पर अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होता है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, संतुलित आय या संतुलित रोजगार स्तर बोलते हैं। दूसरे शब्दों में उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रभावी मांग का बिंदु बोल सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बेटा बेझिझक मुझसे पूछिएगा, डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। मेरी यही कोशिश रहती है कि पढ़ाने के बाद आपके दिमाग में डाउट ना रहे, रहता भी है तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, पूर्ण रोजगार। हमारा टॉपिक है कि हमें पढ़ना है पूर्ण रोजगार के बारे में। तो क्वेश्चन आता है कि पूर्ण रोजगार से आप क्या समझते हैं, क्या पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी की स्थिति है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि पूर्ण रोजगार होता क्या है। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के जो कुशल एवं योग्य लोग होते हैं, जो भी कुशल एवं योग्य लोग होते हैं, जो एक निश्चित मजदूरी दर पर कार्य करना चाहते हैं या कार्य करने योग्य है, उन सबको अगर कार्य प्राप्त हो जाता है तो उसको पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। मान लो काम करने वाले 100 लोग हैं, 100 मजदूर है जो कि सारे के सारे स्किल्ड में काम जानते भी है, और जो निश्चित मजदूरी स्तर है यानी कि दिहाड़ी है 500, और सारे के सारे काम करने के लिए तैयार भी है और उनको कार्य मिल भी जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण रोजगार की स्थिति बोलते हैं। बट यहाँ पर एक चीज है, क्वेश्चन बनता है क्या पूर्ण रोजगार शून्य बेरोजगारी है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं। पूर्ण रोजगार का मतलब जो होता है शून्य बेरोजगारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो लोग हैं जो कार्य करने के लिए तैयार है। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो 500 रुपए में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है।
जो लोग कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते, मतलब कार्य होता भी है उसके बावजूद भी वो कार्य करना नहीं चाहते हैं निश्चित बेरोजगारी दर पर, उसको हम बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी बोलते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का वो स्तर होता है जहां पर योग्य एवं कुशल नागरिक एक निश्चित मजदूरी दर पर कार्य के उपलब्ध होने पर भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यानी कि ये निठल्ले होते हैं, ये चाहते हैं कि काम मिले, बहुत ज्यादा सैलरी का, लेकिन जो मिल रहा है उस पर काम करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम ऐच्छिक बेरोजगारी इंग्लिश में बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना। ये हो गया आपका अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी का उल्टा है। ऐच्छिक मतलब मन से जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जहां पर कुशल एवं योग्य लोग एक निश्चित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है, किंतु उनको कार्य नहीं मिलता है, कार्य नहीं मिलता। ठीक है, मान लीजिए 500 रुपए की मजदूरी दर निर्धारित हुई है और काम करने के लिए 100 मजदूर आ रहे हैं, जिसमें केवल 80 लोगों को काम मिल पा रहा है और 20 लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो ये जो 20 लोग है ना, ये अनैच्छिक बेरोजगारी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो काम करने के लिए आए थे, वो चाहते हैं कि हमें काम मिले, लेकिन एक्चुअली में इनको काम नहीं मिलता। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था में ये दोनों ही मिलते हैं। अगर अनैच्छिक बेरोजगारी 0 है तो उसको हम पूर्ण रोजगार का स्तर कहते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि ये लोग हमेशा हर अर्थव्यवस्था के, भारत की बात नहीं है, विश्व के अलग अलग देशों में ऐसे लोग विद्यमान होते, इसको बोलते हैं महापुरुष लोग। बड़ा ख्वाब देखते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम ऐच्छिक बेरोजगारी की कैटेगरी में रखते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को सही मायने में नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाते हैं, तीसरे वो है एमपीसी, एपीसी, एमपीएस और एपीएस। ठीक है ना, चलिए ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। अब रोजगार के बाद हम बात करते हैं उपभोग प्रवृत्ति की और बचत प्रवृत्ति की, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? हम सबको पता है कि जो उपभोग होता है और जो बचत होता है वो किसका भाग होता है? आय का। आय का कुछ भाग उपभोग कर लिया जाता है और आय का ही कुछ भाग बचत में आता है। इन दोनों का टोटल जो होता है वो होता है क्या? आय, यानी कि वाई एल्ड। ठीक है, तो उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है? उपभोग प्रवृत्ति होता है आय एवं उपभोग में संबंध, यानी कि बहु अनुपात जो आय और उपभोग के बीच संबंध स्पष्ट करता है, उसे उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। उपभोग प्रवृत्ति को हम दो कैटेगरी में, दो तरीके से हम जो है समझते हैं। एक होता है हमारा औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, और दूसरा होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति को शॉर्टकट में बोलते हैं एपीसी और सीमांत उपभोग को शॉर्टकट में बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। औसत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है और शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है? औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था की जो कुल आय है, यानी कि व्यय, तथा कुल व्यय यानी कि सी के मध्य अनुपात, यानी कि कुल आय और कुल व्यय का जो अनुपात होता है ना, उसी को हम औसत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से क्या जानते हैं? यानी कि कुल आय का बहुभाग जो व्यय कर लिया जाता है,
उसको हम औसत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है एपीसी का, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। ये इसका सिंपल सा एक क्या है, डेफिनेशन है। बहुत ही छोटा है, बहुत लंबा इसमें लिख ही नहीं सकते आप, ठीक है ना। दूसरा होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के, जैसे आय है, जैसी बातें बढ़ेगी तो आय में परिवर्तन होता है, और अगर आपकी आय में परिवर्तन होती है, आपकी इनकम बढ़ती है या घटती है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका जो उपभोग है, उसमें भी कमी होगी या वृद्धि होगी। इसका मतलब ये हुआ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या बताता है, आय में परिवर्तन, जिसको हम डेल्टा वाई लिख सकते हैं, के कारण उपभोग में होने वाला परिवर्तन, यानी कि डेल्टा सी के मध्य अनुपात। इसका मतलब हुआ कि आय में जो परिवर्तन होता है उसके कारण उपभोग में जो परिवर्तन होता है, तो उन दोनों के बीच के जो अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। उसका फार्मूला बनता है एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अगर मान लीजिए एक उदाहरण समझते हैं, एक उदाहरण से अगर हम देखें तो कह सकते हैं अगर किसी भी अर्थव्यवस्था का इनकम जो है वो कितना है, 1000 करोड़ रुपीस है, और उसमें जो खर्च होता है वो 800 करोड़ रुपीस है, तो एपीसी कितना होगा, तो एपीसी इक्वल टू होता है 800 अपॉन 1000, यानी कि 0.8, ठीक है। समझ में आ गया। लगाइए कि आय दे रखा है और व्यय दे रखा है और कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था का जो आय होता है, यानी कि इनकम, वो 1000 से बढ़ के हो गया 1500 करोड़, और जो उपभोग होता है वो 800 से बढ़ के हो गया 1000 करोड़। 800 से बढ़ के कितना हो गया, 1000 करोड़। तो दोनों के बीच जो संबंध होता है, तो इनकम कितना बढ़ा, इनकम हो गया डेल्टा वाई इक्वल टू हो गया 500 और डेल्टा सी इक्वल टू हो गया 200, यानी कि फार्मूला होता है आपका एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू हो गया 200 अपॉन 500, 0 से 0 कट गया तो ये हो गया 0.4 सी, ठीक है। ये हो गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। दूसरी तरफ आते हैं बचत की तरफ। अगर यहां पर आय और उपभोग के बीच का संबंध है, तो बचत प्रवृत्ति क्या बताएगा, बचत प्रवृत्ति बताएगा आय तथा बचत के मध्य संबंध। और ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका एपीएस और एक होता है आपका एमपीएस, यानी कि औसत बचत प्रवृत्ति, और ये हो गया आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है ना। बिल्कुल इसका उल्टा, क्योंकि ये हो गया और उसका वो बचत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो औसत प्रवृत्ति क्या होता है, औसत प्रवृत्ति होता है कि कुल आय तथा बचत के मध्य अनुपात। जो देश की कुल आय होती है और उसकी जो बचत है, उन दोनों के बीच का जो अनुपातिक संबंध होता है, उसको हम औसत बचत प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, और उसको शो किया जाता है एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई, ठीक है। कहा जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आय है वो 1000 करोड़ रुपीस है, और उसका जो बचत है वो है आपका 200 करोड़ रुपीस, तो यहां पर एपीएस इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 1000, यानी कि 0.2, ठीक है। क्योंकि जो आप खर्च करेंगे, खर्च करने के बाद ही बचेगा, खर्च करने के बाद ही जो बचेगा वो बचत होगा। तो अगर ये 800 है तो ये कितना होगा, 200 होगा। उसके आगे बढ़ते हैं, एमपीसी की बात करते हैं। एमपीसी क्या होता है, एमपीसी होता है आय में परिवर्तन डेल्टा वाई के कारण बचत में होने वाला परिवर्तन के डेल्टा एस के मध्य संबंध, यानी कि आय में परिवर्तन और बचत में परिवर्तन के बीच के संबंध को सीमांत बचत प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है आपका एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई।
तो सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि किसी भी देश में अर्थव्यवस्था में आय 1000 से बढ़ के कितना हो गया, 1500 करोड़ हो गया, यानी कि जाहिर सी बात है डेल्टा वाई कितना हो गया, 500 करोड़। उस अर्थव्यवस्था में जो बचत है एस, वो 200 से बढ़ के हो गया कितना, 300 करोड़। 200 से बढ़ के कितना हो गया, 300 करोड़। ऐसे में जो एमपीएस इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो गया 100, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 100 अपॉन 500 की 0.2। ठीक है, ये हो गया जहां पर हम चेंजेस की बात करते हैं। अब यहाँ पर छोटी सी एक बात है जो हमें समझना है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इन दोनों के बीच में। वो क्या है, पहला तो है आपका औसत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि एपीएस और एपीसी में संबंध बताया जाता है कि एपीएस और एपीसी में संबंध स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अगर इन दोनों में संबंध बताता है, ध्यान रखिएगा एपीएस और एपीसी इन दोनों का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा s प्लस वाई इक्वल टू होगा वाई, सॉरी s प्लस सी इक्वल टू होगा वाई। दोनों का टोटल किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है, i का ही भाग होता है। जब ये i का ही भाग होता है तो यहाँ पर एपीएस इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन वाई। एपीएस क्या, एपीसी इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन वाई। ठीक है, इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, y के बराबर, यानी कि y अपॉन वाई, दैट इज हमेशा इन दोनों का टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एमपीसी एंड एमपीएस, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच में संबंध पूछा जाता है, में संबंध। अगर इन दोनों में संबंध होता है तो एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का टोटल भी यहाँ पर 1 होता है। वो इसलिए 1 होता है क्योंकि उपभोग और बचत दोनों का ही टोटल किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है, राइट। तो यहां से ही बाकी फॉर्मूला बनता है कि एमपीसी नहीं गिवन है और एमपीएस गिवन है तो 1 माइनस हो जाएगा एमपीएस, और एमपीएस गिवन नहीं है और एमपीसी गिवन है तो ये हो जाएगा एमपीसी। फॉर एग्जांपल किसी में क्वेश्चन में गिवन है एमपीसी इक्वल टू 0.25, तो एमपीसी कितना होगा, क्वेश्चन में गिवन है एमपीएस इक्वल टू 0.25, देन व्हाट विल बी द एमपीसी। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इन दोनों का ही टोटल जो होता है, किसका, इन दोनों का टोटल किसका, एक के बराबर होता है कि एमपीसी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8। बस इतना ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निवेश गुणक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, और एग्जाम में अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की स्टूडेंट है तो आप लिख के लीजिए, 100% गारंटी है इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाला है। तो निवेश गुणक क्या होता है, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। और निवेश इस आशा से किया जाता है कि निवेश से आय में वृद्धि होगी, यानी कि निवेश में अगर परिवर्तन होता है, वृद्धि होता है, तो ये आशा की जाती है उससे आय में भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पर वृद्धि से है, ठीक है ना, तो आय में भी वृद्धि होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि निवेश गुणक ये बताता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट, उस अर्थव्यवस्था में कितने इनकम को जन्म देगा। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, तो कहने का मतलब ये हुआ, प्रोफेसर कीन्स ने ये कहा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जितना भी निवेश किया जाता है तो उस निवेश की तुलना में कई गुना अधिक आय में वृद्धि होती है। तो निवेश की तुलना में आय में जितने गुना अधिक वृद्धि होगी उस गुना को ही क्या नाम दिया गया है, गुणक नाम दिया गया है, और इसी को ही निवेश गुणक के नाम से जाना जाता है, और इसको शो किया जाता है कैपिटल के से। इसका मतलब ये हुआ कि निवेश गुणक क्या बताता है, निवेश गुणक बताता है निवेश में परिवर्तन, दैट इज डेल्टा आई, और उसकी तुलना में आय में परिवर्तन यानी कि डेल्टा वाई के बीच के अनुपातिक संबंध को। समझ में आ गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो समझ में आना चाहिए कि निवेश गुणक से आप क्या समझते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश की तुलना में उस अर्थव्यवस्था में आय में जो भी वृद्धि होती है उस वृद्धि
के संबंध को हम निवेश गुणक के नाम से समझते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो निवेश गुणक होता है यानी कि के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। वाई क्या है? डेल्टा वाई, आय में होने वाला परिवर्तन, और ये क्या है? डेल्टा आई, निवेश में होने वाला परिवर्तन। यानी कि निवेश की तुलना में आय में जो परिवर्तन होगा उसके संबंध को हम निवेश गुणक कहते हैं। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो निवेश है, ठीक है, निवेश है वो 500 करोड़ बढ़ाया गया, तो उसके तुलना में आय में यानी कि वाई में जो वृद्धि हुई वो वृद्धि हो गई आपकी कितना? 1200 करोड़ रुपए की। निवेश किया गया 500 करोड़ रुपीस और उसकी तुलना में अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई 1200 करोड़ रुपीस। इसका मतलब के इक्वल टू हो जाएगा आपका आय में परिवर्तन अपॉन निवेश में परिवर्तन। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4 टाइम, यानी 2.4 टाइम आय में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर तो की बात। अब निवेश गुणक से रिलेटेड दूसरी जो पॉइंट आता है वो होता है आपका निवेश तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध क्या है। निवेश गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में हमेशा ध्यान रखिएगा संबंध की बात करते हैं तो इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध होता है। वो इसलिए क्योंकि दोनों का फार्मूला होता है k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। कहने का मतलब होता है अगर MPC बढ़ेगा तो गुणक भी बढ़ेगा, MPC कम होगा तो गुणक भी कम होगा। क्वेश्चन है, अगर हमारे पास MPC गिवन है, MPC इक्वल टू 0.75, MPC इक्वल टू 0.75, देन आपको निकालना है K कितना होगा? व्हाट विल बी K? तो फार्मूला रखिए यहाँ पर K इक्वल टू 1/0.75, 1 माइनस 0 इक्वल टू जाएगा, तो K इक्वल टू 1/0.25 इक्वल टू 5 पॉइंट हटाया 2 0 बढ़ाया 25 चौकू 100, यानी कि K इक्वल टू हो गया 4। लेकिन इसका अपोजिट ही दूसरा बन जाता है। अगर K का फार्मूला ये है तो क्योंकि 1/1 माइनस MPC में दूसरा फार्मूला हो जाता है MPS। क्यों? क्योंकि ये जो होता है 1 माइनस MPC वो MPS होता है। अगर MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का गुणांक के साथ सीधा प्रत्यक्ष संबंध होता है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ उल्टा संबंध होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति कितना ज्यादा होगा गुणक उतना ही कम होता चला जाएगा, जबकि सीमांत बचत प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितना ज्यादा होगा गुणक उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे ना, बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, उसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट, वो है न्यून मांग और अधिक मांग, उसको भी पढ़ लेते हैं। में न्यून मांग के बारे में और अधिक मांग के बारे में, दोनों एक दूसरे को अपोजिट है लेकिन मीनिंग समझिए। न्यून मांग क्या होता है? अर्थव्यवस्था में न्यून मांग वह स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था का जो कुल मांग होता है वो उसकी कुल पूर्ति की तुलना में कम हो जाती है। यानी कि जो सामूहिक पूर्ति जितनी होनी चाहिए उसकी तुलना में उसकी जो सामूहिक मांग होती है बहुत कम होती है। इस स्थिति को हम न्यून मांग कहते हैं कि मांग में होने वाली कमी, और सामूहिक मांग कम हो जाता है। जो न्यून मांग होता है, न्यून मांग एक ऐसी स्थिति होती है कि जितनी सामूहिक मांग आवश्यक सामूहिक मांग, इसका मतलब बोलते हैं आवश्यक सामूहिक मांग की तुलना में जो वास्तविक है, वास्तविक सामूहिक मांग वो कम होती है। ठीक है, यानी कि जितनी चाहिए हमें पूर्ण रोजगार के लिए, संतुलन स्तर के लिए उतनी नहीं हो पाती है, उस स्तर को हम न्यून मांग कहते हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था में जो न्यून मांग होता है वो जन्म देता है किसको? अविस्फीतिक अंतराल को। अविस्फीतिक अंतराल का मतलब ये होता है देश में किसकी स्थिति आ जाती है? मंदी की स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पर किसकी कमी हो जाती है? मांग की कमी हो जाती है। और मांग की कमी आप सबको पता है उत्पादन में कमी लाएगा, उत्पादन में कमी होती है तो बेरोजगारी में कमी हो जाएगी, बेरोजगारी कमी होगी तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का ग्राफ नीचे चलता चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं मंदी या अविस्फीतिक अंतराल। यूं समझिए इसको कुछ ग्राफिकल रूप में कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यह आपकी सामूहिक पूर्ति और यह होना चाहिए सामूहिक मांग, और ये जो बिंदु है आपका यहाँ पर वह ये होगा आपका पूर्ण रोजगार। अर्थव्यवस्था में ये जो है आपका बढ़िया
पूर्ण अर्थव्यवस्था, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। ऐसा होना चाहिए एक्चुअली में। लेकिन जो वास्तविक सामूहिक मांग है वो यहां ना होके कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। ये वाला पॉइंट, यानी कि यहां इनके बीच में ये वाला गैप खाली पड़ गया। यानी कि जो पूर्ण रोजगार यहां होना चाहिए वो यहां पर उसको बोलते हैं अपूर्ण रोजगार। क्या बोलते हैं? अपूर्ण रोजगार। यहां पर जो है हमारी संतुलन स्थिति बनती है। तो जितना होना चाहिए उसके बीच का जो गैप होता है उसके कारण उत्पादन में कमी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा मांग कम है, सप्लाई ज्यादा है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं न्यून मांग। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाती है। क्यों? इससे अर्थव्यवस्था में हमेशा किसकी स्थिति बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। उत्पादन में कमी होगी तो उत्पादक जो है फ्री में सैलरी तो देंगे नहीं, उसको नौकरी से बाहर करेंगे, तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आती है। और बेरोजगारी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में आय में क्या आना? कमी आना। और आय में कमी आने से मंदी की स्थिति छा जाती है। ठीक है। अब इस चीज को दूर किया जाता है और न्यून मांग की स्थिति को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में दो तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। एक होता है मौद्रिक उपाय और एक होता है राजकोषीय उपाय। मौद्रिक उपाय अपनाया जाता है देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा और राजकोषीय उपाय अपनाया जाता है सरकार के द्वारा। मौद्रिक नीति के अंतर्गत देश में बैंक दर को घटा दिया जाता है, सीआरआर को कम कर दिया जाता है, एसएलआर को भी कम कर दिया जाता है, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों को दोबारा खरीदा जाता है केंद्र सरकार के वो केंद्रीय बैंक के थ्रू। ठीक है ना। जबकि राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार जो है अपने बजट में टैक्स में कमी करती है। ठीक है ना। सार्वजनिक व्ययों को बढ़ाती है ताकि लोगों की आय में वृद्धि हो सके और दोबारा मांग अपनी जगह पर आ सके। उसका दूसरा होता है उल्टा अधिक मांग, जिसको अतिरेक मांग या अधिमांग के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था का जो सामूहिक मांग होता है उसकी सामूहिक पूर्ति से अधिक होती है। मतलब यहाँ पर जो वास्तविक सामूहिक मांग है वो अपने आवश्यक जितनी होनी चाहिए आवश्यक सामूहिक मांग से ज्यादा होती है। ठीक है। यही बात हो गई कि देश में 100 रोजगार की लोगों की काम की जरूरत है, लेकिन जो मांग है वो 120 है, यानी कि 100 अवेलेबल 20 ज्यादा है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होती है, चीजों की जो कीमत होती है प्राइस रेट बढ़ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिति आ जाती है किसकी? स्फीति अंतराल की। और स्फीति अंतराल जन्म देता है किसको? महंगाई को। क्योंकि उत्पादन तो बढ़ता नहीं। आप जाहिर सी बात है काम करने के लिए मजदूर है 100, अब मांग रहे 120, तो 20 मजदूर कहां से आएगा? नहीं आएगा ना। ऑटोमेटिक देश में मजदूरी दर बढ़ जाएगी। उत्पादन बढ़ता नहीं है अल्पकाल में। और इसको अगर ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करें कुछ इस तरह से होगा। ये होगी हमारी सामूहिक पूर्ति जो अल्पकाल में नहीं बदलती है। ये है हमारा सामूहिक मांग एडी और ये है हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर, यानी कि यहां पर होना चाहिए ई। ये हो गया पूर्ण रोजगार। लेकिन एक्चुअली में सामूहिक मांग यहां ना होके इसके ऊपर है, यहां पर मतलब ये वाला स्तर, क्योंकि पूर्ति तो बढ़ेगी नहीं तो यहां पर तो हम कह नहीं सकते। तो ये जो है ये वाला बिंदु हो जाता है, तो इसके बीच का जो गैप हो जाता है इसको बोलते हैं हम क्या चीज? अधिमांग। पूर्ति के बढ़ ना बढ़ने की दशा में देश में कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि रोजगार के नए अवसर नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति को पार करके उससे ज्यादा मांग है, इसलिए केवल कीमत स्तर या मजदूर स्तर में वृद्धि होती है। लेकिन हाँ, उत्पादन में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि करने के नए अवसरों का जन्म होता है। दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था में नए नए रोजगार का स्तर, नए नए उत्पादन के जो अवसर उत्पन्न होते हैं। अगर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अधिक मांग और न्यून मांग में से कौन सा सही है, तो ध्यान में रखिएगा अगर न्यून मांग और अधिक मांग के बीच में अगर कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए, फिलहाल तो दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे महंगाई आती है और इससे बेरोजगारी आती है। ये इंडिविजुअली दिखने में सही है कि चीजों के दाम घटते हैं, लेकिन ध्यान में आज दाम कम हो रहे, कल आपकी नौकरी चली जाएगी, खरीदोगे कैसे? यहाँ पर दाम भले ही ज्यादा होगा लेकिन कल आपकी इनकम बढ़ने की पूरी संभावना होती है। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं दोनों ही सही नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करते हैं तो न्यून मांग की तुलना में अधिक मांग अर्थव्यवस्था के लिए सही होती है, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पर उत्पादन का स्तर बढ़ेगा,
जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। ठीक है ना, ये है इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आपको? क्या ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा? क्या ये टॉपिक आपके एग्जाम में फायदेमंद रहा? ये कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं चैप्टर से रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।